नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों में से अधिकांश को पता होगा कि हम लोग केमिस्ट्री को यहाँ सीक्वेंस वाइज समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग 9 अध्याय में केमिस्ट्री को बांटे और समझने का प्रयास किए। आज तक जो भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे नोट्स के रूप में बताया जा रहा था वो एनसीईआरटी को बेस बना के बताया जा रहा था और हम लोग एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको भी ध्यान में रखे हुए थे और इसीलिए आप लोगों को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सीरीज आपको बताया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को अगर एग्जैक्ट जानना है कि किस तरह के एमसीक्यू प्रश्न यहाँ से आए हैं तो एक सीरीज हम लोगों के यहाँ पे चलाया गया था जो कि केमिस्ट्री रिवीजन थ्रू एमसीक्यू है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो वहाँ पे आप जाके इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न को देख सकते हैं कि जेएसएससी हो, एसएससी हो या अदर पीसीएस हो या रेलवे हो, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इन 9 अध्यायों से संबंधित। तो उम्मीद करते हैं एक ही जगह आप लोगों को ये सारा रसायन शास्त्र मिलेगा, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए और इस तरह से आपको क्वेश्चन बैंक और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको बहुत बेहतर तरीके से एनसीईआरटी को हम लोग बेस बना के समझाने का प्रयास किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों में से अधिकांश को इससे फ़ायदा हुआ होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कार्बन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग देखे होंगे। ये तीसरा पार्ट है, छोटा सा टॉपिक है हम लोगों को पॉलीमर, उसको यहाँ पे समझना है। तो पॉली यहाँ पे वर्ड है, पॉली का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा। तो कोई चीज़ यहाँ एक से ज़्यादा होगा, तो क्या चीज़ एक से ज़्यादा होगा? तो यहाँ जो अणु होते हैं वो एक से ज़्यादा रूप से एक दूसरे से अटैच होते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अल्केन, अल्कीन और एल्काइन करते हैं। तो ये जो है आपका अल्कीन हम लोग ले लेते हैं, इसका सामान्य सूत्र आप लोगों में से अधिकांश को पता होगा CN2N, ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम इसका इथीन का हम लेते हैं तो कार्बन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन जो हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये जो है इथीन हो गया। अगर ये अकेले है तो ये जो है इथीन है, लेकिन अगर इसी एथीन को अगर हम इसको लगभग 10, 12, 50 जितना भी नंबर ऑफ n संख्या में इसको हम अटैच कर दें, जोड़ दें, तो एक नया ही चीज़ हमको देखने को मिलेगा और उस चीज़ को हम लोग पॉलीमर कहते हैं और उसका जो नाम होगा वो हो जाएगा पॉलीइथिलीन और इस तरह से हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन। तो इस तरह से आपको बस इतना याद रखना है कि जो मोनोमर होता है उसी से मिलके पॉलीमर का निर्माण होता है। मोनोमर किसको कहते हैं? तो जो एक अणु होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। जैसे कि यहाँ पे मोनोमर क्या था, C2H4 जो था वो मोनोमर था, यानी एक लग था। यही बार बार आपस में इस तरह से अटैच हुए और अटैच होकर एक नया प्रोडक्ट का यहाँ पे निर्माण करेगा और उस नए प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, बहुलक। इसीलिए यहाँ पे इसका परिभाषा दिया है, बहुलक उच्च अनुभार वाले पदार्थ होते हैं जो साधारण अणु अर्थात एकलक के अनेक अणुओं के आपस में जुड़ने से बनते हैं और इस क्रिया को क्या कहते हैं, बहुलकीकरण। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एथीन था, एथीन जब आपस में यहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा, जुड़ेगा तो पॉलीथीन का निर्माण करेगा। और इसी तरह से नाइलॉन जो होता है, नाइलॉन 6,6 जो होता है उसको अगर बनाना होगा तो वो कैसे बनेगा, तो हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल को हम लोग क्या करेंगे, हीटेड करेंगे उच्च दाब में, तो ये चीज़ आपको मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं बहुलक जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बहुलक 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है वो कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा बनाया गया होता है जिसको हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं, और एक जो होता है वो नेचुरल पॉलीमर होता है जो कि आपको प्राकृतिक रूप से देखने को मिल सकता है। जैसे वो स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, प्राकृतिक रबड़ हो सकते हैं या रेशे हो सकते हैं जो कि हम लोग वस्त्र का निर्माण करते हैं। ये सब जो है प्राकृतिक रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से कृत्रिम रूप से जो बनता है वो नाइलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, बेकेलाइट हो गया और टेरेलिन हो गया। एक एक करके हम लोग समझते हैं कि नाइलॉन, टेफ्लॉन और बेकेलाइट और टेरेलिन से संबंधित चीज किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा पॉलीमर है और वो जो पॉलीमर है वो कौन से मोनोमर से बना हुआ है। तो हम लोग अभी हम लोग देखें तुरंत में कि नाइलॉन 6,6 जो है वो कैसे बना हुआ है। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल को उच्च दाब और उच्च ताप पर संघनन करने पे हमको नाइलॉन 6,6 मिलता है और इसका उपयोग जो होता है सीटों को ब्रशों के सूकों में और वस्त्र उद्योग में किया जाता है। इसी प्रकार से अगर नाइलॉन 6 के बारे में देखा जाए तो ये क्या है, एक पॉलीमर है और पॉलीमर है तो इसका कोई एक क्या होगा, मोनोमर होगा और इसका मोनोमर जो है
कैप्रोलैक्टम है। तो आपको यही पूछा जाता है कि कौन सा पॉलीमर का कौन सा मोनोमर है। इस चैप्टर से यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो कि आगे आने वाले समय में एक लिस्ट हम लोग देखेंगे अभी थोड़े देर में, और वहाँ पे हम लोग सारा चीज़ उसको याद करने का प्रयास करेंगे। सवाल जो है वहीं से आपका ज़्यादातर पूछा जाता है। तो नायलॉन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? टायर की डोरियों में करते हैं, वस्त्र और रस्सियों में यूज करते हैं। तो आम भाषा में नायलॉन हम लोग बहुत सारा इसका यूज भी करते हैं। उसी तरह से बैकेलाइट अगर देखिएगा तो बैकेलाइट जो होता है वो ज़्यादातर जहाँ पे हीट, जहाँ पे गर्म वस्तु वहाँ पे रहता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कार वगैरह सब में आप लोग देखे होंगे, इसी प्रकार से कुकर का जो हैंडल रहता है, इस तरह से कुकर रहता है, तो यहाँ जो हैंडल रहता है उसमें से भी बैकेलाइट रहता है, ताकि इधर का जो गर्मी है तो हाथ पकड़ने में ये गर्मी महसूस यहाँ पे ना हो। तो बैकेलाइट का एक यहाँ पे खास विशेषता रहता है। आगे आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक थर्मोसेटिंग और थर्मो प्लास्टिक होता है। तो इस तरह से यहाँ पे बैकेलाइट जो होता है वो क्या होता है कि गर्म करने पे ये जल्दी गलता नहीं या गलता ही नहीं है। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा जहाँ पे ऊष्मा का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे हम लोग बैकेलाइट का यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का संश्लेषित ही पॉलीमर है। अब पॉलीमर है तो कोई ना कोई मोनोमर होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करने वाले नोवेलिक त्रियक बंधन निर्मित करके दुर्गलनीय, यहाँ पे जो कि गलता नहीं है, जिससे बैकेलाइट का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस तरह से ये बैकेलाइट है जिसका हम लोग पॉलीमर के तौर पे यूज करते हैं। इसी तरह से ट्राइलिन फाइबरिक है जो कि रेशा के तौर पे यूज किया जाता है। ये भी आपका कृत्रिम रूप से ही बनाया गया था। प्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है? तो प्लास्टिक जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आप लोगों में से अधिकांश को पता होगा, पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं संतृप्त और असंतृप्त। जो असंतृप्त होता है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि ये अपने बॉन्ड को तोड़ते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एथिलीन हो गया या प्रोपिलीन हो गया का बहुलकीकरण करने का मतलब क्या हो गया? जब आपस में एक दूसरे से अटैच करेंगे तो इसी को बहुलकीकरण करते हैं, तो इससे प्लास्टिक का निर्माण होता है। अब ये जो प्लास्टिक होते हैं, जैसे कि अभी हम बताएं कि कुछ तापमान से रिलेटेड यहाँ पे इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, इसको आप गर्म कीजिए तो मुलायम हो जाएगा, ठंडा कीजिए तो कठोर हो जाएगा, फिर से गर्म कीजिए तो फिर से ये मुलायम हो जाएगा। ऐसा कौन सा है? पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया और नायलॉन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इसमें क्या होता है कि गर्म करने पर मुलायम तो हो जाते हैं, लेकिन अब उस मुलायम होने के दौरान आपको इच्छा अनुसार उसका आकार दे देना होगा, क्योंकि पुनः जब गर्म कीजिएगा तो ये मुलायम नहीं होता। और इसीलिए यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी वाला चीज़ या ज़्यादा ऊष्मा का चीज़ जहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पे बैकेलाइट का यूज होता है। जैसे यहाँ कुकर है तो यहाँ बहुत ज़्यादा ऊष्मा मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको हाथ से पकड़ना है तो ये ज़्यादा गर्म ना हो जाए और ये पिघल ना जाए, इसीलिए बैकेलाइट का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो इस तरह से बैकेलाइट और ग्लिप्टन सबका यहाँ पे यूज होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि थर्मोसेटिंग जो होता है एक बार आप उसका शेप दे दिए और उसके बाद आप उसको गर्म कीजिएगा तो वो मुलायम नहीं होगा, तो फर्स्ट टाइम में उसको शेप देना पड़ता है। अब इसी तरह के कुछ उपयोगी प्लास्टिक हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला तो पॉलीथीन है, जो कि शुरुआत में ये देखे थे कि इथीन से बनता है और इस तरह से इसी को अटैच करते हैं, बहुलकीकरण होता है और पॉलीथीन मिलता है। तो इसको याद करने का बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इथीन है और केवल पॉली वर्ड यहाँ पे क्या हो गया है? जुड़ गया है, तो पॉलीथीन बन गया है। इसी प्रकार से आप टेफ्लॉन ने अगर देखिएगा तो टेफ्लॉन जो बोलता है टेट्राफ्लोरोएथाइलीन के बहुलकीकरण से हमको क्या मिलता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलीन होता है। तो यहाँ पे भी केवल पॉली वर्ड क्या किया गया है? जुटा गया है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब इससे क्या बनता है? तो नॉन स्टिकी बर्तन बनता है, जो कि इंडक्शन चूल्हा वगैरह सब में इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे दिया है कैसे टेफ्लॉन है और इसका जो आपका एकलक है वो क्या है? टेट्राफ्लोरोइथीन है। आपको हमेशा बार बार बताया जा रहा है कि ये पॉलीमर और जो मोनोमर है उसी से सवाल पूछे जाते हैं। आपको पॉलीमर देगा और पूछा जाएगा इसका मोनोमर क्या है, या मोनोमर दे देगा और पूछिएगा आपको इसका पॉलीमर क्या है। तो देखिए टेफ्लॉन टैप का इस तरह का यूज आप लोग देखे भी होंगे। तो इस तरह से ये टेफ्लॉन हो गया। इसी तरह से आपका पीवीसी होता है। पीवीसी का तो बहुत सारा यूज देखते हैं, अगल बगल आस पड़ोस में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि रेनकोट हो गया, आपका थैला, पर्दा, खिलौना, यहाँ चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो घरेलू डोमेस्टिक काम हो, चाहे पैकेजिंग का हो, वायर हो, ऑटोमोबाइल हो, और उस तरह से मेडिकल है, टॉय है, खिलौना है, क्लोथिंग है, सारा जगह आपको देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे भी वही बात है, आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल विनाइल क्लोराइड आप यहाँ पे है तो उसके आगे क्या जुटा हुआ है? पॉलीवर्ड जुटा हुआ है। तो इसको भी आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका मोनोमर जो था विनाइल क्लोराइड था।
अब हम लोग देखते हैं रबड़ के बारे में। तो रबड़ जो होता है वो उसमें प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है, और ये जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप में भी पाए जाते हैं और संश्लेषित भी होते हैं, यानी कि मानव निर्मित द्वारा होते हैं। तो यहाँ बोला जाता है ये मिलता कहाँ है, तो लैटेक्स जो कि होता है वो वृक्षों की छाल से निकलता है। एक वृक्ष का नाम है जिसका नाम है हीविया। तो ये हीविया प्रकार के और भी वृक्ष होंगे, तो इस तरह का एक वृक्ष है हीविया, उसके छाल से ये लैटेक्स निकलता है, दूध जैसा लिक्विड जैसा निकलता है, उसी से रबड़ का निर्माण होता है। इस तरह के जो पेड़ हैं वो भारत में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और आपको जो याद रखना है वो ये कि आपको पूछा जाएगा प्राकृतिक रबड़ का जो मोनोमर है वो कौन होता है, तो आइसोप्रीन होता है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर, आपको ये पूछा नहीं जाएगा ये जो स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये प्राकृतिक रबड़ का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक जो रबड़ रहता है उसको मजबूती देने के लिए क्या किया जाता है, सल्फर के साथ गर्म कर दिया जाता है, तो उसका उपयोगिता थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वल्कनीकरण। तो आपको पूछा जाएगा वल्कनीकरण में किसके साथ रबड़ को गर्म किया जाता है, तो सल्फर के साथ। ये चीज को आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं सिंथेसाइज्ड रबड़, संश्लेषित रबड़। संश्लेषित है अर्थात कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के बहुलक होंगे और उसके अलग अलग प्रकार के मोनोमर, जिसमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि क्लोरोप्रीन अथवा आइसोब्यूटाइलीन का ये बहुलक होता है। और कुछ रबड़ के उदाहरण जैसे ड्यूप्रीन रबड़ हो गया, नियोप्रीन हो गया, थायोकोल रबड़ हो गया। और यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में नियोप्रीन का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे ये नियोप्रीन एक बहुलक रबड़ है, संश्लेषित है, मानव निर्मित है, और उसका जो एकलक है वो क्या है, क्लोरोप्रीन। तो आपको यही पूछेगा कि नियोप्रीन का एकलक या मोनोमर क्या है, तो क्लोरोप्रीन। अब यहाँ पे अलग अलग याद करने में आपको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, तो हम लोग उसको एक लास्ट में अभी हम लोग देखेंगे एक कॉलम में बना के, ताकि याद करने में आपको आसान हो जाए। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इस बहुलक का, जो कि रेशा है। तो रेशा जो फाइबर होता है वो भी आपका बहुलक का उदाहरण, चाहे वो कपास हो, सन हो, जूट हो, ऊन हो, इस तरह से वस्त्र का निर्माण होता है, और ये आपको पता होगा ये प्राकृतिक रेशे हैं। उसी तरह से संश्लेषित है अर्थात कृत्रिम, मानव द्वारा निर्मित का उदाहरण अगर हम देखें तो पॉलिएस्टर है, और नाम में ही एस्टर समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे COOR, यहाँ पे आर जो है एल्किल समूह को दिखा रहा है, और इस तरह से यहाँ पे एस्टर के जुड़ने से आपका क्या बना है, पॉलिएस्टर बना है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो वस्त्र हो गया, पर्दा हो गया, रिकॉर्डिंग टेप हो गया, सुरक्षा हेलमेट, यह सब में इसका लोग उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से पॉलीएमाइड हो गया, यहाँ पे भी एमाइड ग्रुप जुटा हुआ है, और पॉली आपका वर्ड आ गया है, तो आपको पता होगा कि एमाइड फंक्शनल ग्रुप से क्या बनेगा, पॉलीएमाइड। तो इसको भी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे पॉलीएमाइड के बारे में एक चीज़ बताया जा रहा है, ये प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं, यानी संश्लेषित भी किया जाता है, और नेचुरल रूप में पाया जाता है। और नेचुरल रूप में जो पाया जाता है वो प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है, तो कहीं ऊन हो गया, सिल्क हो गया, ये सब चीज़ में आपको पाया जाता है। तो इस तरह से अगर पॉलीएमाइड का अगर संश्लेषित कृत्रिम अगर रेशा देखा जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो नायलॉन का है। पॉली पैराफेनिलीन ट्रेफ्थोलेमाइड, जिसे ब्रांड नाम क्लेवर कहा गया है, वो एक संश्लेषित यहाँ पे रेशा, और इसका उपयोग जो होता है ब्लड प्रूफ जैकेट के रूप में किया जाता है। तो सिंपली याद रखना है कि केवलर जो है उससे क्या बनाया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। इसी तरह से बुलेट प्रूफ कांच भी होते हैं, गाड़ी में लगे होते हैं, तो उसके लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये जो आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या एनसीईआरटी क्लास से आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। और यहाँ पे ही आपको याद रखना है कि कौन से पॉलीमर का कौन सा मोनोमर है, यानी एकलक है, और उसका उपयोग क्या है। ये स्ट्रक्चर आपको सामान्यतः पूछा नहीं जाता है। तो देखिए कुछ जो है बहुत आसान है, जैसे पॉलीप्रोपीन है और प्रोपीन में, तो यहाँ पॉलीवर्ड केवल जुटा हुआ है, तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। स्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन, ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। विनाइल क्लोराइड है, यहाँ पॉलीविनाइल है, PVC है, तो ये भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। VC यहाँ पे नाम आ ही जा रहा है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पे यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड करके यहाँ पे दिया गया है, रीजिन करके यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से ना टूटने वाला कप हो गया, पॉलीडर, ये चीज़ याद रखना है। ग्लिप्टन के लिए दिया है एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल। तो इस तरह से ये आपको याद करना है, क्योंकि इसके नाम से ये मिलता जुलता नहीं है। बैकेलाइट जो होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का दिया गया है। कंगियाँ, विद्युत स्विच, बर्तन, हत्थे, बर्तन के हत्थे, जो कि आपको अभी बताया गया था कि कुकर का हत्था बनाया जाता है, ताकि वो कुकर का जो हम लोग पकड़ते हैं, ये पकड़ने वाला भाग गर्म ना हो, और जो भी चीज़ लगा हुआ हो पिघल भी ना जाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है, इसीलिए बैकेलाइट का यूज वहाँ पे करते हैं। तो इस चीज़ को आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, सवाल अधिकतर यहीं से ही पूछे जाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक है कृत्रिम मधुरक। तो हम लोग जानते हैं कि सुक्रोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, और ये जो होता है
एनर्जी के रूप में कैलोरी भी पड़ता है और साथ ही साथ मिठास भी यहाँ से मिलता है, जिसको मधुरक के रूप में प्रयोग भी करते हैं। लेकिन मान के चलिए कि कोई आपका मधुमेह से यहाँ पे पीड़ित है, जिसको एक तरह से यहाँ पे ये सारा चीज़ दिया गया है कि मान के चलिए मधुमेह, या छोड़ दीजिए, यहाँ पे बोलता है मधुमेह या के रोगी के उन व्यक्तियों के जिन्हें कैलोरी का अंतर्ग्रहण पर क्या है, नियंत्रण, मतलब उसको ज़्यादा कैलोरी नहीं है, तो उस तरह का यहाँ पे एक मानव निर्मित यहाँ पे मधुरक है जिसका नाम है सैक्रिन, इसका यूज किया जाता है। ये सैक्रिन जो होता है सुक्रोज से 550 गुना क्या होता है, अधिक मीठी यहाँ पे होती है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो आपको मीठा तो लगेगा, लेकिन इससे जो कैलोरी है, एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट का ये रूप है, तो ये एनर्जी आपको मिलेगा नहीं, और इस तरह से ये नियंत्रित रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे मेडिकल यूज में इसका कर सकते हैं। इसी तरह के कृत्रिम मधुरक आपको पूछे जाएंगे, चूंकि एनसीईआरटी में दिया है तो याद रखना है, एस्पार्टेम करके एलिटेम है और सुक्रालोस है, ये उदाहरण है कृत्रिम मधुरक के। तो बस आपको उदाहरण के तौर पर इसको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में इस तरह के पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मधुरक हैं, और इस तरह से आपको दिया गया है कि एस्पार्टेम जो होता है वो 100 गुना ज़्यादा मधुरक होता है, किसके तुलना में, सुक्रोज के तुलना में। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखिए सैक्रिन जो होता है वो कितना होता है, तो 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। सुक्रालोज जो होता है वो सुक्रोज से 600 गुना ज़्यादा होता है, और एलिटेम तो आपका 2000 गुना यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा मीठा दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पूरे रसायन शास्त्र को अधिकतर एनसीईआरटी को बेस में बना के समझने का हम लोग का प्रयास किए। तो एक ही जगह, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को शुरुआत में ही बताया गया कि एमसीक्यू के लिए हम लोग एक अलग सीरीज भी बनाए हैं, तो आप लोग एमसीक्यू भी देख सकते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक भी समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक ही जगह केमिस्ट्री जो है वो उपलब्ध हो गया है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो हम लोग का भी मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, और नए नए टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखते रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस। जय हिंद, जय हिंद।